हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि पिछले वीडियो को देखकर आप इस बात तक तो पहुंच गए होंगे कि जो आपकी लगन कुंडली बनी है उसमें सूर्य और चंद्रमा ने जिस तरह से प्रभाव देकर आपके कुंडली को बनाया है और कैसे वो अलॉटमेंट करते जाते हैं ग्रहों को किसी ना किसी पर्टिकुलर रोल के लिए। अब हर बार दशाओं के साथ ऐसा नहीं होता। अब आप इसको मेरी इमेजिनेशन समझ लीजिए या लोगों की जिंदगी में ऐसा होता हुआ दिख रहा है आप ये समझ लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं। बेसिक बात जो है वो यही है कि आपको तीनों लग्नों को, जन्म लगन, सूर्य लगन और साथ ही साथ चंद्र लगन, इन तीनों को देखना है और इसके बाद ये किसी तरीके से आपको कैच करना होगा कि किस पर्टिकुलर तरीके से वो कुंडली की दशाएं काम कर रही हैं। एक्चुअल में जब हम अलग अलग तारों की बात करते हैं तो दशा अलग अलग जगह से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन हम सबको एक कॉमन दशा जो है चंद्रमा के आधार पे मिल रही होती है। इसीलिए हम उसी दशा को यूज करते हुए चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कुंडली आपके सामने है ये कहीं ना कहीं एक ऐसी कुंडली रही जिसने इवेंट्स को कनेक्ट करने में सबसे ज्यादा चुनौतियां लगाई। ये पूजनीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली थी। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि इस कुंडली के अंदर योग, राजयोग सब कुछ नजर आते थे, लेकिन जो टाइमिंग थी वो नहीं समझ में आती थी। देखें अगर हम एक बार इस कुंडली को, तो इस कुंडली में सबसे पहली कंडीशन ये कि जन्म कुंडली में चंद्रमा लगन में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, सेम यही कुंडली अगर आप देखोगे तो आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी है। 8 नंबर की कुंडली है और लगन के अंदर चंद्रमा बैठे। तो यहां से हमारा सबसे पहला प्रिडिक्शन पॉइंट जो स्टार्ट हुआ था वो यही कि कहीं ना कहीं जब चंद्रमा जैसा ग्रह फर्स्ट हाउस के साथ संबंध बनाता है, वो चाहे नीच हो जाए चाहे उच्च हो जाए, वो कहीं ना कहीं लाइफ में इंसान को एक बार उस पोस्ट पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकता है। किस लगन में? 8 नंबर के लगन में। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी चीज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में जो ली थी वो ये कि लगन भी सेम, चंद्र लगन भी सेम, इस हिसाब से कुंडलियों में एक अलग सी मजबूती आएगी। जब कभी भी कोई ऐसी कुंडली आ जाए जहां पे चंद्रमा, सूर्य और लगन एक साथ ही नजर आ जाए, तीनों एक ही भाव में यानी लगन भाव में बैठे हो चंद्रमा और सूर्य, तो एक अलग ही कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि चंद्रमा और लगन एक ही भाव में आ जाए, तो इसमें भी चीजें सीधे दिखनी चाहिए। अब हम यहाँ पे देखें तो हमें जो तारा चक्र अलॉटमेंट हुआ उसके हिसाब से बुध को इन्हें जन्म की मिल गई दशा। इसके बाद केतु आ रहे हैं, केतु के बाद शुक्र आ रहे हैं, शुक्र के बाद सूर्य आ रहे हैं, चंद्रमा आ रहे हैं, मंगल आ रहे हैं और फिर राहु आ जाए। राहु आए तो दोनों तरफ पे हम देखें तो डेथ कही जा रही है। अब अटल बिहारी जी की डेथ कोई राहु की दशा में तो हुई नहीं, उनकी डेथ होती है गुरु की दशा में 2016 के आसपास जाके। तो इस हिसाब से हमने देखा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो तारा चक्र अलॉट हो गया है ये कुछ गलत हो गया है। अब फिर वही चीज, या तो एस्ट्रोलॉजी नाम की कोई चीज ही नहीं है, और अगर है तो फिर उसे दोबारा से खोजिए। एक ही पॉइंट बचा था और वो था कि सूर्य लगन को देखना बाकी था। सूर्य लगन को अगर देखा जाए तो सूर्य जो है वो केतु के नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु जो है वो भी केतु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक दशा अलॉटमेंट है वो कहीं ना कहीं सूर्य की तरफ से आ रही है, जिसकी वजह से जन्म का जो तारा है वो केतु के पास शिफ्ट हो जाता है। फिर वेल्थ या संपत्ति का तारा जो है वो शुक्र के पास आता है। जो विपत तारा है, डेंजर वाला तारा है, वो चंद्रमा के पास जाएगा। इसके बाद
आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो मंगल में चले गए, जो अचीवमेंट है वो राहु में चली गई, और डेथ जो थी वो जुपिटर की दशा में शिफ्ट हो गई। शनि और बुध जो हैं वो फ्रेंड्स के तौर पे एक पार्ट अपने रोल निभाते रहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजों को सोचना या समझना था, वो ये कि कैसे ये कुंडली काम कर रही है। पहली चीज तो हमने इस एनालिसिस को किया है उनके डेथ के बाद, तो हमें ये श्योर शॉट था कि जुपिटर में डेथ हुई है, जुपिटर को हमें किसी न किसी कंडीशन में अलॉटमेंट दिखाना है कि उस पर्टिकुलर दशा में डेथ होगी, जो कि सूर्य कुंडली से दिखाई देता है। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे इनके दशमांश को रीड करूं तो अब आप देखिए, सबसे पहली बात, जो लोग जिंदगी में राजयोग खोजते हैं उनको बता रहा हूं, इस लगन कुंडली में ये राहु राजयोग बनाएगा। कैसे बनाएगा? देखिए, राहु के पास राजयोग बनाने की कोई कैपेसिटी नहीं है, इसलिए यहां पे बैठ के राहु अपने आप में कोई भी राजयोग बनाने की स्थिति में नहीं था। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो इस राहु के साथ कनेक्टेड हैं। पहला, एक सिचुएशन है कि इस राहु के ऊपर इस शनि की दृष्टि है, और शनि जो है वो इस कुंडली में फोर्थ और कहीं ना कहीं थर्ड हाउस के लॉर्ड है। तो फोर्थ हाउस केंद्र भाव है, उसका स्वामी राहु के ऊपर दृष्टि डाले हुए है, पहली चीज। दूसरा कि राहु बैठे हैं नवम भाव में जो कि त्रिकोण है, तो राहु बैठे हैं त्रिकोण में, दृष्टि संबंध एक केंद्र भाव से आ रहा है, एक चीज हो रही है। दूसरी चीज, जो चंद्रमा है वो त्रिकोण का स्वामी, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड वीनस के साथ संबंध बना रहे हैं। तो सातवां इज ए पद प्राप्ति और नौवां इज ए किस्मत। सातवें और नौवे का जब भी संबंध हो तो इसको तो बहुत अच्छा राजयोग बोला गया, और वो भी कहां पे? फर्स्ट हाउस में। बहुत अच्छी कंडीशन है। अब यहाँ पे चंद्रमा नीच है और ये है वो है, वो सब चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम उसमें नीच भंग को भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मंगल जो है वो केंद्र में नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ कोई नीच भंग हो पा रहा है। लेकिन कंडीशन को समझिए, एक तो ये कि चंद्रमा शुक्र की युति हो रही है, पहले पॉइंट। दूसरा कि चंद्रमा अगर योग बना रहा है तो राहु चंद्रमा की राशि में बैठा है, इसलिए वो जो योग है जो चंद्रमा बनाएगा वो कहीं ना कहीं राहु के पास भी ट्रांसफर जरूर होगा। इतनी चीज क्लियर है कि राहु की दशा जो है वो किसी तरीके से बहुत अच्छे राजयोग का निर्माण कर रही है। तो पहला रीजन है वो है नाइन्थ हाउस का लॉर्ड और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड का साथ होना, राहु का नाइन्थ हाउस में आ जाना। दूसरा है शनि से दृष्ट होना, क्योंकि शनि वहां पे केंद्र के स्वामी है, और इसके बाद राहु त्रिकोण में बैठे। सेम यही चीज ये राहु दशमांश की कुंडली में भी करता है, वो फिर से त्रिकोण में बैठता है। इस बार वो त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठता है, जो कि 11 नंबर से बनने वाली कुंडली है। तो शुक्र फोर्थ और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होने के कारण अकेले में ही राजयोग देने में सफल होते हैं। इस कुंडली में शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन है, एक चीज। दूसरा, शनि की दृष्टि यहां पर है। अब शनि नीच राशिस्थ है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं, इस वजह से भी कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण का एक संबंध राहु के साथ कनेक्टेड है। तो राहु अपनी दशा में कुछ बहुत बड़ा दे सकता है, ये पहले कुंडली में फिक्स हो गया। अब उसको मैंने यहाँ राहु को अचीवमेंट से जोड़ा हुआ था। तो जब हम राहु की दशाओं को देखते हैं, राहु की महादशा 1982 से शुरू हो गई। शुरुआत के समय में कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं हासिल होती, क्योंकि खुद की महादशा में उसी ग्रह की अंतरदशा बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स को क्रिएट नहीं कर रही होती, पहली चीज। दूसरा, 1985 से 87 में अगर देखें तो लगन कुंडली में राहु और गुरु षडाष्टक हैं, और साथ ही साथ जब हम दशमांश की कुंडली में देखेंगे तो केंद्र त्रिकोण में है। तो कुछ ना कुछ काम यहाँ पे चल रहे थे। शनि की बात होगी 87 से 90, तो 87 से 90 तक के समय में शनि जो है वो दशमांश में
तीसरे भाव में राहु केतु एक्सेस में पीड़ित है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कोई बड़ी सफलता नहीं बनी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर काम चल रहे थे। तीसरी कंडीशन को देखें, बुध 1990 से 1993, 1990 से 1993 का जो पीरियड है, उस पीरियड में भी कोई ऐसा बड़ा योग डेवलप नहीं हुआ। इस पीरियड को भी अगर मैं देखूं तो राहु और बुध, इनकी कोई प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं थी। ये वो दौर रहा है जिसमें कहीं ना कहीं भारत के अंदर चुनौतियां बढ़ी हुई थी। इसके बाद केतु का पीरियड है 1993 से लेकर 1994 तक, ये पीरियड भी कोई बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन यहाँ पे इस केतु के पीरियड में कुछ धीरे धीरे चीजें डेवलप हो जानी थी, क्योंकि ये बर्थ स्टार से कनेक्ट कर रहा था। अब होना क्या है, शुक्र में जाके चीजों को बनना है। कैसे बनना है देख लीजिए। पहली चीज, राहु जो है वह अचीवमेंट दिखा रहे हैं, तो शुक्र जो है वो संपत्ति यानी कि वेल्थ दिखा रहे हैं। तो जब महादशा राहु की थी और अंतरदशा शुक्र की चली, यहाँ पे हम देख रहे हैं राहु और शुक्र एक साथ हैं, तो इस बार उन्हें पद प्राप्ति होती हुई नजर आई 1994 से 1997 के बीच में। लेकिन जब कभी में शुक्र में राहु या राहु में शुक्र चले, तो उस समय बनने वाले कोई भी योग अपने आप में बहुत अजीबोगरीब रिजल्ट किया करते हैं। इस वजह से हमने यहाँ देखा 13 दिन की सरकार और 13 महीने की सरकारें चली। देखिए 13 दिन के बाद जो 13 महीने की सरकार की बात आती है, वो होती है आपके सूर्य में। सूर्य में क्या हो रहा है, सूर्य दिखा रहा है डेंजर को, प्रॉब्लम्स को, विपत्त तारा है, और यहाँ पे राहु के साथ उसका संबंध जो है वो षणाष्टक था, D10 के चार्ट में भी और लगन कुंडली में भी। इस वजह से जो दोबारा मौका मिला सरकार बनने का, तो ये जो 6-8 जैसे संबंध थे, षणाष्टक संबंध थे, इनमें वो गवर्नमेंट फिर 1-2 वोट से कहीं ना कहीं सेटबैक कर गई। क्यों हो रहा है इस चीज को आप समझ लीजिए। पहले यहाँ पे जो दशमांश में D10 का लगन लॉर्ड बनेंगे, 11 नंबर होने के कारण एक तो खुद शनि और एक तरफ से राहु रहते हैं। शनि वहां पे नीच राशि स्थित है, राहु केतु एक्सेस में, इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही दशा आई राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, तो चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं वेलबिंग, क्षेम तारा की दशा बनी। इसीलिए जब 1998 के बाद जाके चुनाव हुए और नवंबर 99 तक चुनाव हुए, वहां पे जाके उन्हें एक स्टेबल गवर्नमेंट प्राप्त हुई। अब ये गवर्नमेंट कब गिरेगी, ये गवर्नमेंट राहु की दशा खत्म होगी, गुरु की महादशा में जब शनि की अंतरदशा आएगी तब गिरेगी। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ी सी चीजों को। यहाँ पे दशमांश की कुंडली में फर्स्ट हाउस में 3 ग्रह मौजूद हो रहे हैं, जिसमें से गुरु और शनि का भी परिवर्तन कहा जा सकता है। तो गुरु और शनि में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है, लेकिन मंगल और शनि के बीच में अगर मैं परिवर्तन कहूं तो हाँ, मंगल और शनि के बीच में कहीं ना कहीं एक परिवर्तन योग काम करता है। होगा क्या, जब कभी भी कोई परिवर्तन योग किसी कुंडली में बने हुए हों, तो वहां पे आपको उन दशाओं को समझना होगा। अब पहली कंडीशन देख लीजिए, परिवर्तन किसके बीच में लगाऊंगा मैं लगाऊंगा मंगल और शनि के बीच में। दूसरी चीज कि जब हम रीड करेंगे तो शनि हमें यहाँ पे फ्रेंड्स के तौर पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, और मंगल हमें ऑब्स्टेकल के तौर पे नजर आ रहे हैं। एक्सचेंज हुआ है शनि और मंगल के बीच में दशमांश की कुंडली के अंदर। इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोफेशन के अंदर जो शनि है, जो सेकंड लेवल की दशा है, वो ऑब्स्टेकल दिखा रही थी, और महादशा गुरु जो थी वो डेथ दिखा रही थी। तो इस वजह से 2004 में जो इलेक्शन हुआ है वहां पे सेटबैक आया। इस चीज को यहां से कनेक्ट कर पाएंगे, महादशा गुरु की, अंतरदशा शनि की। शनि यहाँ पे जरूर फ्रेंड्स है, लेकिन राशि परिवर्तन काम कर रहा है, इसीलिए मंगल के ऑब्स्टेकल्स को शनि अपने अंदर धारण कर लेंगे और चीजों में प्रॉब्लम दिखाई देगी। दूसरा, डेथ जो हुई है
उस समय इनकी महादशा गुरु की ही थी, अंतरदशा राहु पे आती है। अब चीज ये होगी कि राहु जो है वो तो अचीवमेंट्स दिखा रहा था, फिर उसमें डेथ क्यों हुई उसको देख लीजिए। जब इनकी डेथ हुई है उस समय पे अगर पूरी दशा सीक्वेंस को देखा जाए तो गुरु में राहु है, लगन कुंडली में गुरु से राहु जो है वो 8वें बैठे हैं। राहु के अंदर जाके चंद्रमा आ जाते हैं। चंद्रमा जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड के साथ होने के कारण मार्केश का प्रभाव बनाएंगे। जब हम योग बना रहे थे तो यही शुक्र, यही चंद्रमा राजयोग बना रहे थे, अब ये मृत्यु का भी योग बनाएंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा मृत्यु देने में सफल होगा। इसके बाद फिर नीचे के लेवल पे आते आते शुक्र आ जाएंगे जो कि खुद 12th हाउस के लॉर्ड है। इस तरीके से जब हम 16 अगस्त 2016 में पहुंचते हैं तो वो पीरियड हमें बिल्कुल साफ नजर आता है जहां पे उनकी डेथ हुई है। तो इस तरीके से कुंडलियों के अंदर जो कुछ भी दशाएं हैं, जो भी उनको चीज अलॉटेड है, वो रिजल्ट्स काम करते हैं। अब इंदिरा गांधी जी की कुंडली के ऊपर आप लोगों को खुद लगाना है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। जहां तक की ऊपर ऊपर की चीजें थी, बेसिक्स थी, वो मैंने आपको कुंडली के बारे में सिखा दिया। अब आगे फ्यूचर में आप लोगों की कुछ कुंडलियां लेंगे, वहां पे चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर बात करेंगे योग कैसे बनते हैं, कैसे उन योगों को देखा जाता है। आज के इस वीडियो से ही आप लोग बहुत कुछ सीख लोगे क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको D10 के चार्ट के साथ ही सारी चीजों को कनेक्ट करके बता दिया है। हर एक डिविजनल चार्ट में आपको इसी तरीके से चीजें कनेक्ट करनी होंगी और फिर दशाएं अपने अपने तरीके से रिजल्ट्स करती हुई नजर आएंगी। धन्यवाद।